हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन स्रोतों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात हमने की। उसके साथ साथ हमने प्रत्येक स्रोतों की बात की जिनसे हम पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्येक स्रोत की। कौन से स्रोत की? प्रत्येक स्रोत। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रत्येक स्रोत में भूकंप और ज्वालामुखी से हमें किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो आइए मेरे साथ, और मैं आप लोगों से ये कहूँगा आप अपने इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं व्याख्याता भूगोल का जो सिलेबस है भूगोल का, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के जो हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत हैं उनके बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास एक संस्था आती है विश्व में जिसको हम लोग बोलते हैं IUGG। अब ये IUGG जो संस्था है, विशेष रूप से हम बात करें इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। क्या कहते हैं इसको? आप कह सकते हो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। आप देखिए ये जो संस्था है ये कहाँ पे है? तो आप कह सकते हो पोस्टडम, जो कि कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पोस्टडम जर्मनी में है मुख्यालय इसका, है ना। अब ये संस्था क्या करती है? इस संस्था ने विशेष काम क्या किया? जो हमारे पास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों का इसने क्या किया? अध्ययन किया। भाई कौन से स्रोतों का अध्ययन किया? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों का इसने अध्ययन किया। और इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें इन्होंने जो सबसे सटीकता प्रदान करने की कोशिश की, जो हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो इन्होंने कहा भूकंप तरंगों से। भाई भूकंप तरंगों से हमें क्या मिलती है? पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें होती है। किसके बारे में? भूकंप तरंगों से हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें ये चीज भी जान लेनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं आप लोगों से तो हमारे पास में आता है कि इन तरंगों से हम पृथ्वी के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि हमारे भूगर्भ की आंतरिक संरचना कैसी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारे पास कि भूकंप जो है, देखिए एक प्रश्न बनेगा भूकंप 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। भाई कहाँ उत्पन्न होता है भूकंप? तो आप देखिए भूकंप जो होता है वो हमेशा 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? भूकंप
उत्पन्न होता है। तो आप लोग ये चीज समझ लीजिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, वो ये बनेगा, देखिए जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां भूकंप की उत्पत्ति, देखो उत्पत्ति जो होती है भूकंप की, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको कहना है उसको बोलते हैं भूकंप मूल कहते हैं उसको। देखो जहां से भूकंप उत्पन्न होगा उसको भूकंप मूल कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे, आप उसको कह सकते हो भूकंप केंद्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो, भूकंप केंद्र कह सकते हो। आप इसको अवकेंद्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो बताओ, अवकेंद्र कह सकते हो। आप इसको हाइपो सेंटर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, हाइपो सेंटर कह सकते हो। आप इसको जो है फोकस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फोकस। देखो जहां से भूकंप उत्पन्न होगा, मान लो ये कोई बिंदु है और यहां अगर भूकंप उत्पन्न हुआ तो वो क्या कहलाएगा, भूकंप फोकस कहलाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब ये जो भूकंप है इसके ठीक लंबवत धरातल पे अगर ये भूकंप जहां सबसे पहले महसूस किया जाएगा, इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे एपी सेंटर या अधिकेंद्र। क्या बोलोगे, अधिकेंद्र। तो देखो यहाँ पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि जहां भूकंप धरातल पर प्रकट होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो देखो फोकस के लंबवत धरातल पर भूकंप प्रकट होता है उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। तो देखो बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात हमने यहाँ पे की है। हमने कहा कि देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का अध्ययन करते हुए किसने किया, IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा, जिसका मुख्यालय पोस्टम जर्मनी में 1919 में स्थापित किया गया था। यहाँ इन्होंने क्या किया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हुए इन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि भाई भूकंप की लहरें हमें जो है वो अच्छी जानकारी प्रदान कर सकती हैं हमारी पृथ्वी के विषय में। तो इन्होंने क्या कहा, देखो भूकंप की उत्पत्ति 30 से 40 किलोमीटर की गहराई में होती है। मतलब भूकंप 30 से 40 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जहां भूकंप ठीक लंबवत हमें जब धरातल के ऊपर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी सेंटर। तो ये फोकस के ठीक लंबवत होता है। क्या होता है, फोकस के ठीक लंबवत हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें ध्यान कर लेनी चाहिए। जब भूकंप उत्पन्न होगा अपने फोकस से या अवकेंद्र से, जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उस समय विशेष रूप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो एक तो पी तरंग, मतलब एक एस और एक एल तरंगे। देखो मुख्य रूप से वहां से दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो दो प्रकार की तरंगे भाई कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें तो आप देखिए बड़ी सीधी सी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चर्चा हम लोग करें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखिए बड़ा सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है कि तरंग जो है भाई हमारे पास जो तरंगे उत्पन्न होती है, एक होती है बॉडी वेव,
है ना, इसको बोलते हैं बॉडी वेव। तो बॉडी वेव में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो होती हैं P व S तरंगें उत्पन्न होती हैं। मतलब बॉडी वेव में P व S तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक होती है सतही तरंग, और सतही तरंग में ध्यान रखना जिसमें L, कौन सी, L तरंग, L तरंग, या आप यूं समझो इसको हम लोग कह सकते हैं धरा तलीय तरंग कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग वैज्ञानिक के नाम पर रेले, है ना, रेले तरंग कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न हुई, एक तो बॉडी वेव P व S तरंगे, और एक धरातलीय जो है वो L तरंग को माना जाता है। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो सबसे पहले एक तरंग मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तरंग का नाम है P। कौन सी तरंग है, P। तो P तरंग जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो P तरंग है तो आप देखिए इसको कह सकते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंग कह सकते हैं, और इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कह सकते हैं, है ना। और इसको क्या कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना कंप्रेसिव तरंग कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, संपीड़न तरंग कह सकते हैं, है ना। भाई प्राथमिक तरंग, या इसको आप लोग प्राइमरी तरंग भी कह सकते हो, प्राइमरी वेव इसको कह सकते हो। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। दूसरी ये जो वेव होती है कौन सी, आपकी प्राथमिक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, या कंप्रेसिव तरंग, और या संपीड़न तरंग, या प्राइमरी तरंग। देखो पहली बात तो ये है, अगर इस तरंग के विषय में हम लोग बात करें तो ये जो है धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। भाई आपको क्या कहना है, ये धरातल पर सबसे पहुंचने वाली क्या है, तरंग है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम दिखाई, सर्वप्रथम अंकित होती है। तो देखो दूसरा प्रश्न क्या बना, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, और दूसरा प्रश्न क्या बना, सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम अंकित होने वाली जो तरंग है वो कौन सी है, P तरंग है, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, गति क्या होती है, इसकी जो गति होती है वो होती है 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होती है, 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है, गति होती है, सबसे तेज होती है ना। और कणों के अनुदैर्घ्य रूप में ये संचलित होती है, जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न, ये ठोस, गैस, तरल में संचलित
होती है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ये ठोस, गैस और तरल में क्या होती है? संचलित होने वाली तरंग है। कौन सी? पी। याद रखना। देखो इसको प्राथमिक तरंग कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य कह सकते हैं, कंप्रेसिव तरंग कह सकते हैं, इनको हम लोग पुश वेव भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? पुश वेव भी कहा जाता है। तो ये जो तरंग है, ये कौन सी तरंग है? तो आपको कहना है पी तरंग है। कौन सी तरंग है? पी तरंग। तो देखिए पी तरंग जो है वो विशेष रूप से धरातल पे हम लोग बात करें तो हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो हमारे पास आती है एस तरंग। कौन सी तरंग? एस। तो एस तरंग के बारे में बात करें यहाँ पे, अगली जो तरंग हमें देखने को मिलती है वो मिलती है एस। तो एस को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी वेव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वेव बोलते हैं इसको। अनुप्रस्थ वेव इसको बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव भी इसको बोला जाता है। भाई वेव कौन सी है? ये सेकेंडरी वेव है। कौन सी है? सेकेंडरी वेव। अब देखो इसकी अगर अपन बात करें तो ये धरातल पे प्रकट होती है पी तरंगों के बाद। धरातल पर पी तरंगों के बाद प्रकट होती है ना। दूसरा देखो अगर इसकी बात करें हम लोग तो यूं कह सकते हैं कि ये जो तरंग है गति इसकी क्या है? तो गति बोलना है कि भाई ये 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड संचलित होती है। कितनी? 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये संचलित होती है। और ये केवल ठोस में संचलित होती है। किसमें संचलित होती है? ठोस में संचलित होती है। ये तरल व गैस में संचलित नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है ना। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, आउटर कोर है, जो तरल अवस्था में है, वहां पे पी तरंग तो कुछ दूरी के बाद में वापस प्रकट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एस तरंग उससे में संचलित नहीं होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। कौन सी तरंग? एस तरंग। उसके बाद में एल तरंग आती है। कौन सी? एल तरंग। इसको बोलते हैं धरातलीय तरंग, सतही तरंग। क्या बोलते हैं बताओ? इसको सतही तरंग भी बोलते हैं, है ना। और इसको रेले तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेले। देखिए धरातल पर सबसे बाद में प्रकट होती है ना। और बहुत बड़े क्षेत्र में प्रकट होती है। फिर सबसे
खतरनाक मानी जाती है ना। और एक चीज और समझना, इसकी जो गति है ना वो कितनी है, तो आपको कहना है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी क्या रहती है, गति रहती है। तो आप देखिए अभी हमने सेकेंडरी वेव देखा, हमने यहाँ पे पी तरंग देखा और एल तरंग के विषय में हमने चर्चा की। तो आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हो और इसी तरीके से हम लोग इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, है ना। तो उसके बाद में देखिए हम लोग चर्चा करें तो हमारे सामने आता है, तो देखिए ये एक अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि देखिए इन तरंगों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है ठोस भी है, द्रव्य भी है और गैस भी है ना। तो ये एक विशेष बात हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पे हम लोग चर्चा करें किस तरीके से, देख हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो हमें इस तरीके से दिखाई देती है। और ये जो पृथ्वी है, आप देखिए जहां भूकंप उत्पन्न होता है, ये मान लो एक क्षेत्र केंद्र है, यहां से भूकंप क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो ये तो क्या है, आप कह सकते हो इसको क्या, फोकस। इसको जब ये भूकंप पहली बार हमें तरंग के रूप में प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, या इसको बोल सकते हो अधिकेंद्र, है ना। और यहाँ पे क्या है, देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से, ये हमारी पृथ्वी का जो है वो कोर भाग है। कौन सा भाग है, कोर भाग। अब देखो होता क्या है कि ये जो केंद्र है यहां से विशेष रूप से पी व एस तरंगों का समूह है निकलता है वक्राकार रूप में। किस रूप में, वक्राकार रूप में, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से वक्राकार रूप में पी व एस तरंगों का एक केंद्र जो है समूह निकलता है। इसको क्या कहते हैं, पी एस, पी एस, पी एस, पी एस तरंगों का समूह है, पी एस, पी एस, पी एस, पी एस। तो ये क्या है, ये तो ठोस में संचलित है। किस में संचलित है बताओ, ठोस में संचलित है। तो ये भी एक विशेष बात है। अब होता क्या है कि ये जो पृथ्वी का जो बाह्य कोर है, कौन सा, बाह्य कोर, तो बाह्य कोर क्या है कि तरल अवस्था में है। तो यहाँ पे हमारी जो एस तरंगे हैं वो तो नहीं जा पाती, लेकिन इस फोकस के हम लोग अगर प्रति ध्रुवस्थ बात करें, इसके प्रति ध्रुवस्थ बात करें, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये लहरें इसको पार करते हुए, ये तरंगे इसको पार करते हुए, और ये तरंगे इसको जो पार कर रही है ना, इन तरंगों को बोला जाता है एस तरंग। क्या बोला जाता है, एस तरंग। भाई ये कौन सी, सॉरी ये पी तरंगे, कौन सी है, पी, इनको पी तरंगे कहेंगे। भाई क्या कहेंगे बताओ, पी तरंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे 103 डिग्री और यहाँ पे 103 डिग्री। तो देखो, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 143 डिग्री और यहाँ पे 143 डिग्री। अब एक बात तो बड़ी सीधी सी आपके सामने आ रही है, इसको कहते हैं पी छाया क्षेत्र। यहाँ पे पी तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं और ये भी क्या कहलाता है, पी छाया क्षेत्र। अब देखो पी छाया क्षेत्र है ना, आपको सीधा सा समझना है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, 103 डिग्री से 143 डिग्री, 103 डिग्री से 143 डिग्री, यहाँ पे पी तरंगे प्रकट नहीं होती हैं, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखो 103 से लेकर के अगर आप देखोगे ना यहां तक, है ना, तो ये वक्राकार रूप में है, पी व एस तरंगे वक्राकार स्वभाव। कैसा स्वभाव है, वक्राकार, है ना। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं
एस छाया क्षेत्र। तो एस छाया क्षेत्र देखो क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दोनों कहां पे है, 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पे एस तरंगे प्रकट नहीं होती है, क्योंकि एस तरंगे केवल ठोस में ही संचलित होती हैं, ध्यान रखना। यहां पे हम लोग कह सकते हैं, जबकि पी तरंग जो है वो ठोस द्रव्य तरल गैस में जो है संचलित होती है। तो आप देखो पी तरंग तो यहाँ पे पार हो गई, हमारे तरल पदार्थ गैसीय भाग को पार करते हुए प्रतिध्रुव स्तर में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो तरल भी है, गैस भी है और ठोस भी है। तो हमने आज हमारी पृथ्वी का जो भूकंपीय तरंग की बात की है, तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न एक आप लोगों के लिए यहाँ पे और देखने को मिलेगा, और वो प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी भी एक अच्छा स्रोत माना जा सकता है। कौन सा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक अच्छा स्रोत माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि ज्वालामुखी से जब मैग्मा या लावा जब बाहर निकलता है तो उसमें बहुत सी धातुओं के बारे में हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी में अगर वो एक लिक्विड के रूप में बाहर निकलता है, तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, तो हो सकता है हम ये अंदाजा लगाएं कि हमारी पृथ्वी का तापमान अधिक है। तो लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता ना वो पदार्थ आता कहां से है, मतलब कितने किलोमीटर की गहराई से वो पदार्थ हमारे तक पहुंच पाता है। तो इसके बारे में हालांकि वो हमारे लिए एक प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, हमें उसके बारे में पता चलता है, विभिन्न धातुओं के बारे में कि हमारी पृथ्वी में कौन कौन सी धातुएं हैं उनका भी हमें पता चलता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए। आगे की चर्चा हम करेंगे हमारी अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।